हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी विच इज़ रेलिवेंट फॉर क्लास 12 की आखिरी क्लास कर रहे हैं। इसके अंदर हमने बैलेंस शीट समझ ली है और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी समझ लिया है, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं एग्ज़ाम में, आज हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे उसके, और ये चैप्टर आपका आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच, ऑब्वियसली ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने पहले की वीडियोस देख ली हैं, जिन्होंने पूरा फॉर्मेट समझ लिया है मेरे साथ, यानी कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है एज पर शेड्यूल 3, और साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे होता है कंपनीज के लिए, राइट। सबसे पहले बात कर रहे हैं, देखिए किस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जो सामने ये असाइनमेंट है आपके सामने, इसका पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अंडर विच हेड एंड सब हेड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कहता है अंडर विच हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। कंपनीज की जो बैलेंस शीट है जो शेड्यूल 3 में है, उसमें ये आइटम्स कौन से हेड और कौन से सब हेड में आती हैं, ठीक है ना। ये सबसे पॉपुलर वे ऑफ क्वेश्चन है जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है आपका। देखिए सबसे पहले क्या है, डिबेंचर। डिबेंचर आप जानते हैं लाइबिलिटी है, ठीक है ना। और लाइबिलिटी कौन सी है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक। तो इन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो हमसे पूछा है हेड और दूसरा पूछा है सब हेड। तो हेड अपने को समझ में आता है ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा, आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि सर आपने बताया था कि कोई भी लाइबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग होती है, 12 महीने या उससे ज़्यादा की, या वो ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट था। तो हो सकता है ये डिबेंचर 12 महीने से कम वाला हो, ऐसे नहीं। आप समझिए जो नॉर्मली चलता है पहले हम वो मानेंगे। हाँ, अगर मुझे यहाँ बताया जाता कि ये डिबेंचर 12 महीने के अंदर रिडीम होने वाला है, तब मैं इसको एक अलग एक्सेप्शनली लेता ना। लेकिन नॉर्मली अगर इसी तरह मैं आपसे ट्रेड पेबल्स पूछूं या क्रेडिटर्स पूछूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म वाला आएगा ना, नॉन करंट वाला लाइबिलिटी। तो वही सोचना है आपको। हाँ, जिसमें स्पेशल होगा वो बताएंगे, अदरवाइज जो नॉर्मली होता है। तो डिबेंचर किस में आता है, नॉन करंट में आता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, दैट इज़ मोर देन 12 मंथ, राइट। तो डिबेंचर किसके अंदर आएगा, आपकी पहले क्या बताना है, हेड बताना है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में बहुत सारे हेड्स, सब हेड्स थे, याद करिए, ठीक है ना। याद कराऊँ आपको, एक मिनट देखिए। पहले क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये तो याद आ गया कि नॉन करंट डिवेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। बट नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो याद करो किस में आएगा। जब भी आपको फ्रिक्शन हो ना, याद ना आ रहा हो, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसको दोबारा याद समझ लीजिए और फिर ये करिएगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हम डिवेंचर्स को लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिबेंचर का हेड कौन सा हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी, और इसका सब हेड क्या हुआ, सब हेड वो हुआ लॉन्ग टर्म बोरिंग। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आना है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक पार्ट हमने किया। जैसे आगे देखिए, पब्लिक डिपॉजिट। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट, अगर पब्लिक का पैसा कंपनी के पास पब्लिक का पैसा रखा हुआ है, तो अगेन इट इज़ अ लायबिलिटी, और ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, तो यार ये नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पब्लिक का पैसा है, अगेन किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेड में ही आता है ये, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो बैलेंस शीट समझते टाइम स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं हुई होंगी, वो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो ये हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, और लॉन्ग टर्म बोरिंग। पब्लिक डिपॉजिट किस में आ रहा है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी है, और सब हेड क्या हुआ, लॉन्ग टर्म बोरिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम, सोचिए पहले, खुद दिमाग लगाइए। सिक्योरिटी प्रीमियम तो एक रिजर्व होता है, जब हम शेयर या डिवेंचर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तब अपने पास आता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। तो ये आता है अपना, याद कीजिए किस में है, ये अपना शेयर होल्डर फंड के अंदर जो हमारा दूसरा सब हेड होता है, कौन सा वाला, रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट, उसके अंदर आता है, ठीक। ओके, तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर फंड तो उसका मेन हेड हो गया, शेयर होल्डर फंड तो मेन हेड हो गया। एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए शेयर होल्डर फंड के अंदर ये मेन हेड हो गया, लेकिन इसके अंदर जो सेकंड है, बी पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये इसका सब हेड हो गया। ध्यान से ये सोचिएगा कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है।
अगर इस क्वेश्चन ने मुझसे सिर्फ सब हेड पूछा होता तो मैं सिर्फ सब हेड बताता कि रिजर्व एंड सरप्लस, और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ पूछे कि हेड बताओ इसका, तो मैं सिर्फ शेयर होल्डर फंड लिखता। ऑब्वियसली ना एग्जाम में मैं वही लिखूंगा जो मुझसे मांगा जाएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ पूछी हैं, दोनों चीज़ें। कैपिटल रिजर्व, अगेन कैपिटल रिजर्व नाम से पता लग रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, तो ये तो इसका सब हेड हो गया। बट मेन हेड क्या था इसका, वही सेम जो ऊपर किया है, कौन सा, शेयर होल्डर फंड। अच्छा, कैपिटल रिजर्व होता है कौन सा है, याद है आपको, जब हम इशू ऑफ शेयर पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर पढ़ते हैं तो हमारी एक 4 फीचर का अमाउंट सारा कैप रिजर्व में ट्रांसफर होता है। एक तो ये वो वहाँ यूज़ होता है ये कैपिटल रिजर्व, और दूसरा आपने इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर वेंडर वाला केस किया होगा, कौन सा, बिजनेस को एक्वायर करने वाला। वहाँ पर कभी कभी गुडविल आता है डेबिट में जब बैलेंसिंग फिगर आती है, और क्रेडिट में क्या आता है, कैपिटल रिजर्व, ये वही है, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व का मतलब बेसिकली वैसे ये होता है, कोई भी ऐसा रिजर्व जो स्पेसिफिक प्रॉफिट से अपने को मिला है, जो कि नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का नहीं है, और उसको हमने उसको साइड कर दिया है कैपिटल रिजर्व में, ठीक। ओके, तो ये भी अपना हो गया। फोर फीचर शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, बताइए। फोरफिटेड शेयर, ये तो समझ में आ गया कि शेयर की बात हो रही है, तो इसका जो मेन हेड है, मेन हेड है वो तो शेयर होल्डर फंड ही हो जाएगा, क्योंकि शेयर तो उसी के अंदर आ रहे थे। लेकिन उसके अंदर फिर हमने क्या लिखा था, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल इसका क्या हो गया, सब हेड हो गया, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड मेन हेड, और सब शेयर कैपिटल इसका हो गया। इन्होंने तो और जैसे इसके आंसर में सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखा है, ये तो और स्पेसिफिक चलेगा, इतना भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली शेयर कैपिटल में, ये क्या है वैसे समझे आप, आपको याद है ये, देखिए मैं याद दिलाता हूँ आपको। जब आप शेयर कैपिटल लिख रहे थे ना नोट्स टू अकाउंट में, तो वहाँ के उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, और फिर सब्सक्राइब्ड के अंदर भी दो कैटेगरी थी, कौन कौन सी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, और दूसरा था नॉट फुल्ली पेड अप। तो जो फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप किसके अंदर आता है, सब्सक्राइब्ड के अंदर, वहाँ पे जाके ये ऐड हो जाता है, वहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। बट इतना नहीं बताना आपको, आप सिर्फ अगर इतना ही बता देंगे कि शेयर कैपिटल इसका हो गया सब हेड, ठीक है ना, क्योंकि अपने को शेयर कैपिटल रिजर्व, ये शेयर कैपिटल सब हेड हो गया, और मेन हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड। बट हाँ ऑब्वियसली आपको पता वैसे होना चाहिए कि कहाँ जाता है, करेक्ट, डन। आई होप की बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, ध्यान देना, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, एक्रू हो गया, ड्यू हो गया, एक्रू हो गया और ड्यू हो गया, मतलब एक्रू भी हो गया है और हमें देना भी है उसको भी, ठीक है ना। तो कौन सा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी लाइबिलिटी होती है अगर ड्यू हो जाए, आप समझो जैसे एक नॉर्मली होता है ना आउटस्टैंडिंग खर्चा, ये वो है। तो ये किस में आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में, किस में आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। बैलेंस शीट देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन से हेड है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो सोच के बताओ किस में आना चाहिए, एक सेकंड वीडियो पॉज करके आप सोचो। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो नहीं है, ट्रेड पेबल्स भी नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर ही आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, करंट लाइबिलिटी, सब हेड हो, उसका मेन हेड हो गया, और सब हेड क्या हो गया, अदर करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, डन। आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब देखो ध्यान से, अब वैसे यहाँ लिखा है लॉन्ग टर्म डेट, अगर खाली मैं इतना बोलूँ तो लॉन्ग टर्म डेट तो दिमाग में क्या आता है, ये नॉन करंट में आएगा। बट उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है इसके साथ, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट मेच्योर हो रहे हैं, मेच्योर करंट में कर, उनका बोलने का मतलब है अभी तुरंत 12 महीने के अंदर अंदर मेच्योर होने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो फिर ये किसके अंदर आ जाएगा, करंट मेच्योरिटी अगर होने वाली है इसकी, तो ऑब्वियसली ये आपका फिर किस में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में। और करंट लाइबिलिटी में भी कौन सा, अगर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती नॉन करंट, तो हम बोरिंग लिखते हैं ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो नॉन करंट में भी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग है। क्योंकि इन्होंने बोल दिया ये करंट मेच्योरिटी हो रही है, तो समझ में आया कि करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, डन, समझ में आ रहा है, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक, ओके। नेक्स्ट आइटम इज एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ध्यान देना, हाँ जी, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस आ गया तो लाइबिलिटी हो गई, और कस्टमर से एडवांस आता रहता है फिर एडजस्ट होता रहता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत स्मॉल करंट नेचर की चीज़ होती है, तो करंट लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे करंट में कहाँ, देखो बैलेंस शीट देखो, करंट के अंदर बोरिंग है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट, और देखो ये रहा अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अब किस में आपको लग रहा है किस में आना चाहिए ये, अगेन जिसका स्पेसिफिकली आपको समझ नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा कि कहीं जाएगा, तो वो अपना कहाँ जाता है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया एडवांस रिसीव करंट लाइबिलिटी और अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ गया, डन, ओके। आई होप समझ में आ रहा है आपको।
सन्ड्री क्रेडिटर्स तो आप जानते हैं करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, और करंट लायबिलिटी के अंदर एक हेड है स्पेसिफिक, कौन सा? ट्रेड पेबल्स, हमने तो बात की थी। ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है और ट्रेड और बिल्स रिसीवल पेबल्स आता है। तो ये तो बने इस चीज़ के लिए है। तो ट्रेड पेबल इसका मतलब यानी कि जो क्रेडिटर्स है वो किस में आने वाला है? कौन सी हेडिंग होगी? करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या हो गया? ट्रेड पेबल्स। करेक्ट, वेरी गुड। लास्ट है हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सोचिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो हमें प्रीमियम देना होता है, ये देने की बात आ रही है, देने की बात आ रही है। जब हम, अब याद कराता हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे जब हम इशू की एंट्री करते हैं और हमें बताते हैं कि रिडेम्पशन इसका प्रीमियम पे होगा, तो हम उसी टाइम उसकी लायबिलिटी बुक कर लेते हैं, लिखते हैं क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट आप जानते हैं डिबेंचर तो कई सालों में रिडीम होता है, 2 4 5 10 साल में रिडीम होता है, नॉर्मल नेचर यही है। तो जो डिबेंचर का नेचर है वो इसके प्रीमियम का नेचर है, तो इसलिए ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। किस में आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में। और नॉन करंट लायबिलिटी में भी फिर, अब नॉन करंट लायबिलिटी में आप बोलेंगे बोरिंग तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है? प्रीमियम है। तो ये जिसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं मिल रहा वो अदर लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, आइटम तो बहुत सारी हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए अब देखिए अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड, वही क्वेश्चन देखिए, मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। इंटरेस्ट एक्यूर्ड, अच्छा सिक्योर्ड लोन हो या डिवेंचर हो, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? अपने को ये देखना है कि इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू हो गया है, मतलब ड्यू और एक्रू दोनों हो गया है। करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और करंट लायबिलिटी में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो डिस्कस कर चुका हूँ उसको थोड़ा जल्दी कर लेंगे। करंट लायबिलिटी आएगा और अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये भी सेम ही होगा। सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्रूड ड्यू बट एक्रूड एंड ड्यू, बट एक्रूड बट नॉट ड्यू। देखिए क्या होता है बैलेंस शीट डेट पर, मान लीजिए मैं बता देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट लगेंगे बताने में। मान लीजिए अब 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट जो ड्यू पेमेंट की डेट है ना, वो 30 जून की होती है हर साल, लेट से 30 जून की होती है। तो जब 31 मार्च को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपने जब लास्ट दिया होगा तो 30 जून को दिया होगा। तो वैसे बैलेंस शीट बनाने तक 9 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया ना, 3 महीने का, 9 महीने का, लेकिन पेमेंट होती है उसकी हमेशा 1 साल में एक बार, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे एक्रू हो गया, बट अभी ड्यू नहीं है, पेमेंट नहीं करनी है उसकी, ठीक है ना, क्योंकि आपको वो ड्यू हुआ है, सिर्फ एक्रू एक्रू हुआ है, सॉरी ड्यू नहीं हुआ पेमेंट के लिए। लेकिन मान लीजिए उसकी पेमेंट की डेट भी 31 मार्च ही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? एक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये समझना नहीं है, यहाँ तो सेम ही आंसर आएगा। मैं जनरली वैसे ही बता रहा था आपको कि इन दोनों में ये फ़र्क होता है, बट यहाँ पे इतना काम का नहीं है। यहाँ पे काम का क्या है कि आपको ये समझना था कि इंटरेस्ट है ना, एक्रू है एंड ड्यू हो, चाहे एक्रू हो नॉट ड्यू हो, दोनों ही केस में लाइबिलिटी है, कौन सी? करंट, और किसमें आता है? अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वैसे स्पेसिफिकली आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन पता होना चाहिए। अगर रिजर्व है तो बताओ कहाँ आएगा? डिबेंचर के रिडेम्पशन के रिजर्व बनाया जाता है, तो ये रिजर्व है, तो आपको पता है रिजर्व का तो अपना हेडिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बताओ सब हेड, तो ये हो गया। और मेन हेड, मेन हेड किस में था? शेयर होल्डर फंड में। डन, बहुत बढ़िया। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म, ये तो खुद ही बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वाला है, अभी तो डिस्कस किया। कस्टमर से एडवांस आ गया तो किस में आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म, इसलिए हम इसको नॉन करंट ले रहे हैं, इसलिए अदरवाइज मैं इसको करंट लेता, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने करंट लिया था, तो ये नॉन करंट हो गया। और नॉन करंट में भी अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म वाली। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पेबल, एम्प्लॉय का पैसा जब वो जॉब करता है हमारे पास, तो उसका पीएफ का पैसा हमारे पास जमा होता रहता है, मतलब हम उसका पैसा डिडक्ट कर लेते हैं और एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं। तो वो पैसा आपका क्या होता है? करंट लायबिलिटी। बताओ करंट क्यों होता है? एम्प्लॉय को कभी भी पेबल हो सकता है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहा है, हमें तो देना पड़ेगा, और हमारे लिए तो पे लायबिलिटी है ही, तो करंट लायबिलिटी आता है, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में, ठीक है ना। ओके, तो ये भी एक और क्वेश्चन डिस्कस हो गया। वन मोर क्वेश्चन करते हैं आगे अब देखो इस क्वेश्चन में ना क्या वैरायटी का फर्क क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्टेट द मेजर हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम विल शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। सिर्फ हेड पूछा है, और आसान हो गया, अंदर नहीं घुसना, सिर्फ हेड बताना है। ट्रेड पेबल्स यानी हेड क्या हो गया, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। आप ट्रेड पेबल्स कौन से हेड में आता है? हेड कौन सा है इसका? आप बोलेंगे हेड है इसका करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
प्रोविज़न किस में आता था, ये देखो प्रोविज़न दिखाता हूँ आपको, ये देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ठीक है। टैक्स की लाइबिलिटी जो होती है ना वो कुछ ही टाइम में पे करनी होती है, विद इन ईयर ही पे करनी होती है, तो वो हो गई किसमें, करंट लाइबिलिटी में। तो इसका भी मेन हेड क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, याद है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आखिरी में जो प्रॉफिट बचता है वो जाके बैलेंस शीट में चला जाता है। अच्छा यहाँ पे डेबिट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो तो लॉस होता है, आएगा ये रिजर्व एंड सरप्लस में। इसका मेन हेड क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसका हेड हो गया। और मेन हेड शेयर होल्डर फंड, बट वहाँ पर फ़र्क क्या है, अगर डेबिट है तो नेगेटिव दिखाएंगे, नेगेटिव, और अगर वो क्रेडिट है तो पॉजिटिव दिखाएंगे। यानी ये दोनों के दोनों सरप्लस जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, वो शेयर होल्डर फंड के अंदर आएंगे। तो मेन हेड तो शेयर होल्डर फंड हो गया, करेक्ट। लेकिन क्या बताया मैंने, डेबिट है तो नेगेटिव आइटम, नेगेटिव माइनस करके दिखा देंगे, और अगर वो क्रेडिट है तो वो प्लस आइटम है। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। प्रपोज डिविडेंड याद करो, स्पेशली समझाया था। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, प्रपोज करती है मीटिंग के कि हम डिविडेंड देंगे, बट वो मीटिंग के अंदर पास होना होता है, तो कौन सी लायबिलिटी है, याद है वर्ड, कंटिजेंट लायबिलिटी। तो ये तो कहीं पे भी नहीं आता, यानी किसी हेड में नहीं आता। रादर जब बैलेंस शीट खत्म हो जाती है तो नोट्स टू अकाउंट में वहाँ नोट डाल देते हैं प्रपोज डिविडेंड के नाम से। तो स्पेशल आइटम हो गई। ये कैसे आप करेंगे, आप देखिए इसका, देखिए प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी एंड शोन इन द नोट टू अकाउंट, ध्यान रहे, ठीक है ना। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने दोनों चीज़ लिखी हैं कि हेड और सब हेड, लेकिन आपको ध्यान रखना पेपर में पूछा क्या है, पूछा सिर्फ मेजर हेड पूछे थे इन्होंने, ठीक है ना। बट हम क्योंकि ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है अगर हमें पूरा पता होगा तो हम दोनों के केस में कर सकते हैं कि अगर उन्होंने क्या क्या पूछ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। और अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, रादर वैसे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जरूरत आपसे पूछा नहीं जाएगा। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर कैपिटल कमिटमेंट मतलब क्या होता है, अगेन ये किसी हेड में नहीं आएगा, मैंने डिस्कस भी नहीं किया ये पॉइंट। अनकॉल्ड लाइबिलिटी होती है ऐसी लाइबिलिटी जो अभी कंपनी ने मांगी नहीं है। अनकॉल्ड कैपिटल होती है ना, ये वो है शेयर्स की, तो ये कहीं नहीं आती है, इसको कैपिटल कमिटमेंट बोलते हैं बस, कि कभी भी कमिटमेंट रह सकते, मंगवा सकते हैं आपसे, ठीक है। नोट्स अकाउंट में आता है, अगर आ जाए तो लिख दे रहा है नोट्स अकाउंट, किसी हेड में नहीं आएगा। डन, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया, डन है, ओके। ये ज़्यादातर आपने देखा, हमने सारी जो चीज़ें डिस्कस करी, ये मैंने आपसे लाइबिलिटी साइड की चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है ना। लाइबिलिटी को किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पेपर में मिक्स आ सकता है, बट हमने लाइबिलिटी वाला सारा डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन किसके डिस्कस कर लूँगा, बताओ, असेट्स वाली, असेट साइड के। देखिए, हाँ हाँ, यस, दिस इज़ द वन। 19 क्वेश्चन देखिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप आराम से करिएगा प्रैक्टिस इसकी घर पे। हाँ, मैं मेन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लग रहे हैं, बाकी आपके पास पूरा रहेगा, आप पूरा डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। हाँ, चलिए देखिए किस तरह का आप असेट साइड का कैसे आ सकता है। असेट में भी याद होगा करंट और नॉन करंट है, राइट। ये क्या कह रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड, वही पूछ रहे हैं आपसे। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, वैसे तो ये मैं असेट का बोल रहा था, बट ये तो लोन लाइबिलिटी आ गया, कोई बात नहीं, मिक्सचर है तो बढ़िया है। लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से आपने लोन लिया है, ये फ्रॉम होगा, फॉर्म लिखा हुआ है फ्रॉम बैंक, तो लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन से वाला, नॉन करंट में बोरिंग, पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं तो बोरिंग्स, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लूज टूल्स, यस, इस असेट में आता है। लूज टूल्स किस में आएगा, आपको याद है अपने पास एक हेड है, कौन सा, सब हेड की बात कर रहा हूँ, इन्वेंट्री, स्टॉक, उसके अंदर आता है ये। और स्टॉक किस में जाता है, स्टॉक किस में जाता है, इन्वेंट्री किस में जाता है, करंट असेट में। ये देखिए क्या बोला मैंने, देखिएगा, ये तो है करंट में आइए, करंट के अंदर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर आता है क्या आपका, लूज टूल्स, करेक्ट। तो यानी कि सब हेड हो गया आपका लूज, कौन सा, इन्वेंट्री, और मेन हेड हो गया करंट असेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो खर्चा है, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप जानते हैं कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो तो विद इन कुछ टाइम पीरियड पे करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई वेजेस या कोई सैलरी, तो करंट लाइबिलिटी है। और करंट लाइबिलिटी के अंदर भी कौन सा हेड है, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगला देखिए, ये क्वेश्चन मेक सेंस, इसमें लाइबिलिटी भी है और एसेट्स भी है। मॉर्गेज लोन,
मॉर्गेज लोन होता है ऐसा लोन जिस पे आपने कुछ गिरवी रखा हो, गिरवी रखा हो या नहीं रखा हो, है तो लोन ही, करेक्ट। तो नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। पेटेंट्स तो असेट है, लेकिन असेट के अंदर कौन सी असेट, इंटेंजिबल असेट। तो याद करो नॉन करंट में हम लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और उसके साथ लिखते हैं इंटेंजिबल असेट, तो ये वहाँ जाएगा, ये उसका सब हेड हो गया, ठीक है ना। और मेजर हेड कौन सा हो गया, नॉन करंट असेट। देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, नॉन करंट असेट तो मेजर हेड हो गया, और उसके अंदर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल पेटेंट समझते हैं ना आप, पेटेंट्स होता है किसी भी चीज़ का अधिकार, जब आप कोई भी चीज़ अपने नाम पे पेटेंट करवा लेते हो, नोबडी कैन कॉपी इट, नोबडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, तो उसको पेटेंट बोलते हैं, ये वो है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बताया तो जनरली भी टेक इट की लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ये करंट नॉन करंट असेट का पार्ट है। और नॉन करंट असेट के अंदर तो इसकी जगह है, स्पेशली नॉन करंट असेट के अंदर देखिए, अगर अलग से हमें क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ, तो ये अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही आ जाएगा। डन, राइट। आई एम वेरी सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो अपना स्पेसिफिक हेड ही है ना, तो वहाँ चला जाएगा। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का जो सब हेड है वो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है, और मेन हेड क्या हो गया, असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका सब हेड और सब दोनों चीज़ सेम ही हो गई। देख रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट का सब हेड और मेन हेड दोनों सेम ही है, क्योंकि इसके अंदर एक ही आइटम ना, अपने आप में ये सब हेड भी और हेड भी है, करेक्ट, ओके। अब आता है जनरल रिजर्व। अब रिजर्व तो लाइबिलिटी साइड वाली आइटम है, रिजर्व तो लाइबिलिटी साइड वाली आइटम है, और रिजर्व का अपना रिजर्व एंड सरप्लस हो गया उसका सब हेड, और किसके अंदर आता है ये, शेयर होल्डर फंड, ओके डन। बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल की बात हो रही है, बिल रिसीवेबल करंट लाइब असेट का पार्ट है, और करंट असेट के अंदर एक हेड है ना अपना ट्रेड रिसीवेबल्स। ये देखिए करंट असेट्स के अंदर, मैं बार बार बैलेंस शीट इसलिए दिखाता हूँ कि एकदम आपको रिकॉल नहीं होता होगा। तो करंट असेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके अंदर डेटर्स आते हैं और बिल रिसीवेबल आता है, ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल करंट असेट, और सब हेड बोले तो क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल। और डिवेंचर तो अब कई बार डिस्कस हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, ठीक है ना। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बताइए, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड, वही बताना है, हेड और मेन हेड। एक्रूड इनकम, हाँ जी एक्रूड इनकम, इनकम की बात हो रही है, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर लिया बट अगर रिसीव नहीं हुई है, तो करंट नेचर की होती है। जैसे हमने किसी को सर्विस दे दी है, ठीक है, बस फीस नहीं आई है लेट से, तो एक्रूड इनकम हो गई, तो ये करंट असेट का पार्ट होती है। और करंट असेट में स्पेसिफिक है क्या किसकी कोई जगह, देखिए करंट असेट में कोई एक्रूड इनकम की जगह आपको स्पेसिफिक दिख रही है, नहीं दिख रही, तो अदर करंट असेट में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह करंट मेच्योरिटी और लॉन्ग टर्म डेट डिस्कस हो गया पहले। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन बनाया एम्प्लॉय के लिए, ये तो कुछ लाइबिलिटी टाइप प्रोविजन बनाया आपने, तो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर अगर वो अगर आप कोई छोटे पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो मतलब कम पीरियड के लिए, स्पेशली बताया नहीं है, तो हम जनरली मानते हैं कि एम्प्लॉयज़ तो हमारे यहाँ काम करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में लेकिन कहाँ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में अगर हम इसको लॉन्ग टर्म मान रहे हैं ना, तो फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन नाम का एक हेड है अपना, है या नहीं, देखो ये रहा, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ना, तो यहाँ पर आप डाल देंगे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। आप बोलेंगे सर शॉर्ट टर्म भी तो हो सकता है, अगर स्पेसिफाइड नहीं किया तो वी आर एज्यूमिंग इट इज़ लॉन्ग टर्म, ठीक। अनपेड डिविडेंड, बोलो अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड है कि मतलब हमने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर रखा है, बट सामने वाला ना लेने नहीं आया, उसको लेने नहीं आया, बट कभी भी आ सकता है, शेयर होल्डर पैसा अपना क्लेम करने कभी भी आ सकता है। तो अनपेड डिविडेंड अभी हमने दिया नहीं है, करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म लोन, नाम ही बता रहा है शॉर्ट टर्म लोन, लोन है तो लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है ना। बात समझ आती है आपको, आई होप कि आपको बात समझ में आती है। एंड दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल वी आर डूइंग। बताइए, वही पूछ रहे हैं हेड्स एंड सब हेड्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट इक्विपमेंट वाला जो हेड है, फिक्स असेट का हेड होता है ना, वो उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि नॉन करंट असेट्स के अंदर, ये तो मेजर हेड हो गया नॉन करंट असेट, और सब हेड क्या हो गया, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट वाला जो पार्ट। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट है, आपने एडवांस पे किया है कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर,
एडवांस आप देते हो, असेट है, आपने एडवांस दिया है तो आपकी असेट में आ गया, एडवांस आपके असेट में आ गया, ठीक है ना। लेकिन लेकिन आप देखो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तो बिल्डिंग बनने में तो टाइम लगेगा, तो एडवांस धीरे धीरे सेटल होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये कौन सा असेट हो गया अपना, नॉन करंट असेट। इसका मतलब सुनिए, आपने किसी को एडवांस दिया है तो एडवांस, लोन एडवांसेस दो जगह दिखेगा आपको, करंट में भी दिख सकता है, देखो नॉन करंट में भी है लॉन्ग टर्म एडवांस एंड लोन्स, और यहाँ भी है शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। तो आपने अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोन एडवांस दिया है ना, तो डेट विल टेक टाइम टू एडजस्ट। तो इसका मतलब ये पर नॉन करंट एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। डन, ओके, ठीक है जी। एक्रूड इनकम अभी डिस्कस किया आपसे। लोन पेबल ऑन डिमांड टू बैंक, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, कभी भी सामने से बैंक फ़ोन करेगा कि अपना लोन पे कर दीजिए, रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये तो करंट लायबिलिटी हो गई, ठीक है ना, करंट लायबिलिटी हो गई, शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है। हाँ, एम्प्लॉई अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे उनका पैसा देना है, किसका, एम्प्लॉइज़ के। अर्नड लीव होती है, समझते हैं आप, अगर एम्प्लॉय छुट्टी ना ले तो उसका पैसा इकट्ठा होता रहता है, तो उसको रिटायरमेंट पे मिलता है। लिखो क्या लिखा है, अर्नड लीव, लेकिन पेबल कब है, रिटायरमेंट पे। तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। और नॉन करंट लायबिलिटी को, इसको ना कंपनी क्या करती है, प्रोविजन में डालती रहती है, एम्प्लॉय का जो पेबल होता है ना पैसा, प्रोविज़न उसमें डालती रहती है। जैसे अभी पढ़ा था ना, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट के लिए प्रोविज़न, इस तरह का। तो एक तो लॉन्ग टर्म का पार्ट हो गया और नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि रिटायरमेंट पे देना है, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अब देखो एम्प्लॉय इस बार भी अर्न लीव है, लेकिन इनकैशेबल, इनकैशेबल समझते हैं आप, वही छुट्टी का पैसा, लेकिन कभी भी कैश हो सकता है, कभी भी कैश करवा सकते हैं, उनको ये फैसिलिटी है। तो वो तो फिर करंट लायबिलिटी हो गई, कभी भी हो सकता है, तो करंट लायबिलिटी और इस बार शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए असेट्स एंड लायबिलिटी के। इसी तरह से एक चैप्टर इस क्वेश्चन में पूछा, इस ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी इस तरह से ही आते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आ गई है, और अगर कोई भी आपको डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे की वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय।